समय में अरावली पर्वतमाला की घाटी में भीलों की एक बस्ती थी। उस व्यक्ति का मुखिया था चंड नामक एक व्यक्ति। चंड बहुत ही दुष्ट और क्रूर स्वभाव का था। उसका विवाह नहीं हुआ था और वह अकेला रहता था। एक दुर्घटना में उसके छोटे भाई और उसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी। उसके छोटे भाई की एकमात्र संतान थी, उसकी बेटी लेखा। भाई की मृत्यु हो जाने के कारण चंड उसे अपने घर ले आया, क्योंकि अब दुनिया में लेखा का चंड के अलावा कोई और रिश्तेदार नहीं था। चंड के क्रूर स्वभाव के कारण बस्ती का कोई भी भील अपनी बेटी का विवाह उसके साथ करने के लिए तैयार नहीं होता था। अब लेखा की देखभाल की जिम्मेदारी अब चंड पर ही थी, किंतु वह उसे जरा सा भी पसंद नहीं करता था। वह उसे अपने घर के ऊपरी मंजिल पर बनी एक कमरे में एक तरह से कैद रखता था। बेचारी लेखा, वह हमेशा अपने माँ बाप को याद करके रोती रहती थी। अब वह बड़ी हो गई थी। पूरे कबीले में उसकी तरह सुंदर युवती कोई और न थी। उसके केश पैरों तक लंबे थे और चेहरा चांद सा सुंदर था। उसका स्वभाव भी बहुत अच्छा था। एक बार की बात है, एक दिन एक राजकुमार घोड़े पर बैठकर उधर से गुजरा। उसने खिड़की के पास बैठी लेखा को देखा तो वह उसे देखता ही रह गया। लेखा को भी प्रकाश की तरह झिलमिल चमकती पोशाक वाला राजकुमार बहुत अच्छा लगा था। अब तो राजकुमार सुबह रोज ही वहां आने लगा था। लेखा अपने लंबे लंबे केशों की चोटी गूंथकर उसे खिड़की से नीचे लटका देती और राजकुमार उन केशों को पकड़कर ऊपर पहुंच जाता था। उसी बस्ती में एक कुटनी रहती थी। उससे यह सब सहन नहीं हुआ। उसने एक दिन लेखा से कहा, लेखा, मैं तुझे तेरे फायदे की एक बात बताने आई हूँ। वह जो राजकुमार है ना, जो तेरे पास आता है, वह बहुत ही बुरा आदमी है। वह तुझे धोखा दे रहा है। तू उसके चक्कर में मत पड़, नहीं तो एक दिन तुझे बहुत पछताना पड़ेगा। यह कहकर कुटनी वहां से चली गई। अगली बार जब राजकुमार लेखा के पास आया तो उसने कुटनी की सारी बातें राजकुमार को बता दी। इससे राजकुमार के मन में यह शंका पैदा हो गई कि कहीं वह कुटनी लेखा को किसी मुसीबत में ना फंसा दे। राजकुमार ने लेखा से कहा, लेखा, अब तुम्हारा यहाँ रहना ठीक नहीं है। तुम मेरे साथ चलो। अपने नगर में चलकर हम दोनों विवाह कर लेंगे और वहाँ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करेंगे। लेखा भी तैयार हो गई। अपनी माँ की दी हुई 3 चीजें उसने अपने साथ ले ली। इनमें से एक तो पानी की बोतल थी, दूसरी चीज एक मिर्च का थैला और तीसरी चीज कांचों से भरा अन्य एक थैला। राजकुमार और लेखा जैसे ही घोड़े पर बैठकर जाने लगे, वह कुटनी भी उनके पीछे दौड़ने लगी। जब उन दोनों ने उसे देखा तो वह बहुत भयभीत हुए। जैसे ही राजकुमार ने घोड़े को तेज भगाना शुरू किया, कुटनी भी और तेजी से दौड़ने लगी। तब लेखा को अपने थैले का ध्यान आया। उसने मिर्चों वाला थैला खोलकर सारी पिसी हुई मिर्च हवा में उड़ा दी। मिर्च के कण कुटनी और राजकुमार के घोड़ों के बीच फैलने लगे, लेकिन कुटनी आंखें मलती हुई फिर भी उनका पीछा करती रही। तब लेखा ने अपने कांचों वाला थैला खोला और उसने सारे कांच जमीन पर बिखेर दिए, लेकिन कुटनी फिर भी ना रुकी। वह कांचों पर से उठती गिरती लगातार आगे बढ़ती रही। लेखा ने जब देखा कि कुटनी अभी भी नहीं रुक रही है, तो अंत में उसने पानी की बोतल उलट दी। बोतल उलटते ही कुटनी और घोड़ों के बीच बहुत बड़ा तालाब बन गया। अब तो कुटनी के सामने समस्या आ खड़ी हुई। वह तैरना नहीं जानती थी, फिर भी वह उनका पीछा नहीं छोड़ना चाहती थी। जैसे ही वह तालाब में उतरी, उसका पांव फिसला और वह गहरे जल में जाकर डूबकर मर गई। राजकुमार लेखा को लेकर अपने राज्य में पहुंचा। वहां जाकर उसने लेखा से कहा, मैं तुम्हारे बारे में अपने महल में जाकर सभी को सूचना दूंगा। फिर सभी लोग समारोह के साथ आकर तुम्हें सम्मान पूर्वक महल में ले जाएंगे। सामने ही एक बड़ा सा घना वृक्ष था और उसके करीब ही एक झरना बह रहा था। राजकुमार ने लेखा को वृक्ष के पत्तों के बीच छिपाकर बैठा दिया, जिससे कोई उसे देख ना ले। फिर वह अपने महल की ओर रवाना हो गया। राजकुमार के जाने के कुछ ही देर बाद एक काली कलूटी बंजारन झरने पर पानी भरने के लिए आई। जब वह पानी भर रही थी, तभी पानी में वृक्ष के ऊपर बैठी लेखा की परछाई उसे दिखाई दी। उस बंजारन ने समझा कि वह उसी की परछाई है। उसने घड़ा दूर फेंक दिया और बोली, मैं तो किसी राजकुमारी से भी ज्यादा सुंदर हूँ। अब तो मैं किसी राजकुमार से ही शादी करूंगी। अब भला मैं पानी क्यों भरूं?
ऐसा सोचकर वह मुड़ी और घर वापस जाने को हुई। तभी उसकी निगाह वृक्ष के ऊपर पत्तों में छिपी हुई लेखा पर जा पड़ी। बंजारन वृक्ष पर चढ़कर लेखा के पास जा बैठी और उससे पूछा, तुम कौन हो और तुम्हें यहाँ किसने बैठाया है? इस पर लेखा ने उसे सारी बात बता दी और कहा कि अब मैं राजकुमार के लौटने का इंतजार कर रही हूँ। बंजारन कुछ देर तक तो लेखा से बातें करती रही, फिर उसके केशों की तरफ देखते हुए उससे कहा, तुम्हारे बाल तो बहुत सुंदर हैं, किंतु सफर करते करते कितने गंदे और रूखे हो गए हैं। ऐसी हालत में तुम्हें राजमहल में नहीं जाना चाहिए। आओ मैं तुम्हारे बालों को सुलझाकर तुम्हारी चोटी गूंथ दूं। लेखा सीधी थी। लेखा ने सोचा कि ठीक ही तो कह रही है यह स्त्री, मुझे बालों को संवार लेना चाहिए। तब वह बंजारन से अपने बाल संवारने लगी। बालों को सुलझाते सुलझाते अचानक बंजारन ने अपने बालों में से एक पतली सी छोटी सुई निकाली और उसे लेखा के सर में गाड़ दिया। जैसे ही सुई लेखा के सिर में गड़ी, वह एक मैना बन गई और आकाश में उड़ गई। जब राजकुमार लौटा तो उसने वृक्ष पर काली कलूटी बंजारन को बैठे देखा। उसे देखकर राजकुमार हैरान रह गया। जब राजकुमार ने उससे पूछा तो बंजारन बोली, मैं तो तुम्हारी वही लेखा हूँ। मैं धूप की किरणों को सहन नहीं कर सकी, इसलिए मेरा गोरा रंग काला पड़ गया है। राजकुमार को उसकी बात का विश्वास न हुआ, किंतु दूसरा कोई रास्ता भी नहीं था। महल में इकट्ठे सब लोग नववधू का इंतजार कर रहे थे। विवशता से राजकुमार उसे ही महल में ले आया। महल में भी लोग दबे स्वर में बातें कर रहे थे कि राजकुमार ने दुल्हन पसंद की तो कैसी, काली कलूटी आबनूस के रंग जैसी, न शकल की न सूरत की। पर राजकुमार के सामने बोलने की किसी ने भी हिम्मत नहीं की थी। उस दिन से राजकुमार भी उदास रहने लगा। उसकी आंखों के सामने बस लेखा का सुंदर मुखड़ा घूमता रहता था। दिन बीतने लगे। कुछ दिन से एक मैना ने अब महल में चक्कर लगाना शुरू कर दिया। वह बगीचे में बैठी मालिन से बातें करती और पूछती, राजकुमार ठीक से तो है ना? वह रानी के साथ कैसा व्यवहार करते हैं? अच्छा ही करते हैं, मालिन उत्तर देती और वह मैना उड़ जाती। एक दिन जब राजकुमार बगीचे में घूम रहा था, तब मालिन ने हिम्मत करके राजकुमार से कहा, हुजूर, कई दिन से मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, पर डर के मारे मेरी हिम्मत नहीं हो रही है। तुम्हें मुझसे भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है मालिन, तुम निसंकोच होकर कहो जो भी कहना चाहती हो। हुजूर, जब से आपका विवाह हुआ है, यहाँ प्रतिदिन एक मैना आती और मनुष्य की बोली में मुझसे आपके विषय में ही पूछती रहती है कि आप कैसे हैं, आप रानी के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, आदि आदि। राजकुमार को भी मालिन की बात सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। पहले तो उसे विश्वास नहीं हुआ कि कोई मैना मनुष्य की बोली में उसके विषय में कुछ पूछे, किंतु फिर उसने सोचा कि अवश्य ही इसमें कोई राज की बात होगी। तब उसने राज्य के बहेलियों को यह आदेश दिया कि उस मैना को रेशम के जाल द्वारा पकड़कर मेरे पास लाया जाए। बहेलियों ने भी अगले ही दिन जाल लगाकर उस मैना को पकड़ लिया और उसे राजमहल में ले आए। राजकुमार ने उस मैना को एक रत्न जड़ित पिंजरे में बंद कर दिया। जब रानी ने उस मैना को देखा तो उसे समझते देर न लगी कि यह मैना वही लड़की है जिससे धोखेबाजी करके वह उसकी जगह रानी बनी हुई है। अब वह रोज राजकुमार से आग्रह करने लगी कि उस मैना को या तो उड़ा दिया जाए या फिर उसे मार दिया जाए। लेकिन राजकुमार उस मैना से बहुत प्यार करने लगा था, इसलिए उसने रानी का आग्रह स्वीकार नहीं किया। वह जब भी मैना से बातें करने की कोशिश करता तो मैना कुछ भी उत्तर न देती, सिर्फ आंखों से आंसू बहाती रहती। एक दिन राजकुमार मैना को हाथ में लेकर प्यार से उसका सर सहला रहा था। तभी अचानक उसकी उंगली मैना के सर में गड़ी हुई सुई से जा टकराई। राजकुमार ने झट से सुई मैना के सर से खींचकर अलग कर दी। जैसे ही सुई मैना के सिर से निकली, वह अपने असली स्वरूप में आ गई। राजकुमार उसे देखकर आश्चर्यचकित रह गया। लेखा, यह सब क्या है? राजकुमार ने हैरानी से उसकी ओर देखते हुए पूछा, तुम्हें किसने मैना बनाया? उसने, जो आज तुम्हारी रानी बनी बैठी है, लेखा ने कहा और फिर राजकुमार को सारी कहानी सुना दी। लेखा की व्यथा कथा सुनकर राजकुमार क्रोध से भर उठे। लेखा को साथ लिए वह तत्काल रानी के कक्ष में जा पहुंचे। लेखा को देखते ही रानी भय से थरथर कांपने लगी। वह राजकुमार से अपने कर्तव्य की माफी मांगने लगी, किंतु राजकुमार ने उसे क्षमा नहीं किया।
उसने उसे प्राणदंड की सजा का आदेश दे दिया। पर लेखा बहुत उदार हृदय की थी। उसने राजकुमार से प्रार्थना की कि उसे प्राणदंड न दिया जाए, बल्कि प्राणदंड के स्थान पे उसे देश से निकाल दिया जाए। राजकुमार ने उसकी बात मान ली और बंजारन को महल से निकलवाकर राज्य की सीमा के पार छोड़ दिया। उसके बाद राजकुमार ने खूब धूमधाम से लेखा के साथ विवाह रचा लिया। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।